नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव कक्षा 7 के लिए हिंदी विषय का वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला है। इसके अंतर्गत पाठ नंबर 8 नमक का दारोगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी के प्रश्नों का उत्तर लेकर के आए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर को आपको अपनी फेयर नोटबुक में पहले शब्दार्थ के बाद फिर मौखिक प्रश्नों के बाद लिखित के बाद लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर लिखना है। इसके बाद आपको भाषा की बात से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा वीडियो दिए गए हैं, जिसमें संधि और समास है, उसको भी आप अपनी फेयर नोटबुक पे नोट कर लेंगे। जैसे समास की परिभाषा है और समास से संबंधित कुछ उदाहरण हैं उनको भी, और संधि जो यण संधि आपके सिलेबस में है उसके अतिरिक्त परिभाषा और उदाहरण दिए गए हैं। इन दोनों चीजों को आप टेक्स्ट बुक के अतिरिक्त आप फेयर नोटबुक पे नोट करना है। जैसे ही आपके मौखिक और लिखित प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद समास और संधि के दोनों वीडियो देख करके फेयर नोटबुक कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मौखिक प्रश्न देखेंगे और उनके उत्तर देखेंगे। मौखिक प्रश्न कौन कौन से हैं और उनके क्या उत्तर हैं। पाठ नंबर 8 है नमक का दरोगा। इसी पाठ के मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर हम लोगों को समझना है, पढ़ना है। पहला प्रश्न है, इस पाठ में कौन कौन से व्यक्तित्व उभर करके आए हैं। कह रहा है इस पाठ में कौन कौन से व्यक्तित्व उभर करके आए हैं। मीन्स इस पाठ के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा नमक का दरोगा ये जो कहानी है, इस कहानी के अंदर किन किन व्यक्तियों का नाम आया है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे इसका उत्तर है। पाठ मौखिक प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, इस पाठ में वंशीधर पंडित अलोपीदीन, वंशीधर के पिता अर्थात कौन, मुंशी प्रेमचंद, नौकर आदि उभर करके आए हैं। कौन कौन आए हैं? वंशीधर, पंडित अलोपीदीन, वंशीधर के पिता मुंशी प्रेमचंद, नौकर आदि उभर करके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशीधर ने अफसरों का मन कैसे मोह लिया था। वंशीधर ने अफसरों का मन कैसे मोह लिया था। इसका उत्तर होगा, वंशीधर ने एक कार्यकुशल दरोगा का कर्तव्य निभाकर सभी अफसरों का दिल जीत लिया। कह रहे हैं कि वंशीधर ने अपने कार्यों को ठीक ढंग से करके अपनी कार्यकुशलता के साथ करके अन्य बड़े अधिकारियों के दिल को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ियों में क्या था और उन्हें कहां ले जाया जा रहा था। तो इसका सीधा जवाब है, गाड़ियों में नमक के ढेले लदे थे, नमक लदा था, नमक के टुकड़े लदे थे और उन्हें कानपुर ले जाया जा रहा था। गाड़ियों में क्या लदा था? नमक के ढेले लदे थे और उन्हें कानपुर ले जाया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, पंडित अलोपीदीन सच्चे पारखी थे। पंडित अलोपीदीन सच्चे पारखी थे, इस तथ्य की पुष्टि के लिए अपने मित्रों के साथ बातचीत कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आपको इसको लिखना नहीं है, लेकिन जो इस कहानी में आपने पढ़ा, उस कहानी को पढ़ने के बाद आपको लगा कि पंडित अलोपीदीन सच्चे व्यक्तियों के पारखी थे या नहीं थे, इसके विषय में आप अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरी। लघुत्तरी में पहला प्रश्न है, इस पाठ के लेखक कौन है। इस पाठ के लेखक कौन है, पहले बताया जा चुका है। इस पाठ के लेखक नमक के दरोगा नामक कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पिता ने अपने पुत्र को नौकरी पाने से पहले क्या उपदेश दिए थे। पिता ने अपने पुत्र को नौकरी पाने से पहले
क्या उपदेश दिए थे। वो वीडियो में जब देखेंगे तो उपदेश आपको तुरंत ख्याल आ जाएगा। पिता ने नौकरी पाने से पहले अपने पुत्र को उपदेश दिए थे कि बेटा, नौकरी में ओहदे का ध्यान मत रखना, ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपरी इनकम हो, जिससे सदैव प्यास बुझती है। ऊपरी इनकम बहता हुआ स्रोत है और तनख्वाह जो होती है पूर्णमासी का चांद होता है। एक दिन दिखाई देता है और दूसरे दिन से क्या होता है, घटने लगता है। तो कहानी जब आप पढ़ोगे तो इसका उत्तर आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा। तो ये उत्तर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसको देख लो। पिता ने पुत्र को नौकरी से पहले यह उपदेश दिए थे। पिता ने पुत्र को नौकरी से पहले यह उपदेश दिए थे कि घर की दुर्दशा तुम देख ही रहे हो, लड़कियों का विवाह भी करना है, नौकरी में ओहदे को ध्यान मत देना, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। ते आपका जो उत्तर था इस शार्ट में लिखना है, लेकिन आपको अगर उत्तर दिमाग में है, वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा का पूरा उत्तर दिमाग में बैठ जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने पुत्र को समझाया था कि बेटा, नौकरी में ओहदे का ध्यान मत देना, ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपरी आय हो। ऊपरी आय से सदैव प्यास बुझती है। जो तनख्वाह होती है सिर्फ पूर्णमासी का चांद होती है। एक दिन तो दिखाई देती है और दूसरे दिन से घटना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा ही काम ढूंढना है जिसमें तनख्वाह के अलावा ऊपरी आय भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। कह रहा है कि लक्ष्मी पर अखंड विश्वास होने का क्या अर्थ है। लक्ष्मी पर अखंड विश्वास होने का क्या अर्थ है। पहले प्रश्न को समझ लेंगे। लक्ष्मी पर अखंड विश्वास होने का क्या अर्थ है कि पंडित अलोपित दीन को अपने धन पर पूर्ण विश्वास था कि धन के बल पर संसार की कोई भी चीज खरीदी जा सकती है। इसलिए इस प्रश्न में ऐसा कहा गया कि लक्ष्मी पर पंडित अलोपित दीन का अखंड विश्वास था कि धन के सामने सारी चीजें क्या होंगी, झुक जाएंगी, ऐसा पंडित अलोपित दीन का मानना था। तो चलिए इसके उत्तर को हम लोग देखते हैं। कह रहा है लक्ष्मी पर अखंड विश्वास का अर्थ है कि पंडित अलोपित दीन बहुत धनी व्यापारी थे। उनके पास अतुल्य धन था। अतुल्य माने जिसकी तुलना न की जा सके संपत्ति थी। उनका मानना था कि संसार की हर वस्तु धन से खरीदी जा सकती है। उन्हें धन की शक्ति का पूरा भरोसा था। पंडित अलोपित दीन को अपनी धन की शक्ति पर पूरा भरोसा था और उन्हें यह भी पता था कि संसार में हर वस्तुएं धन से खरीदी जा सकती हैं। इसलिए वे लक्ष्मी पर अखंड विश्वास रखते थे। कौन? पंडित अलोपित दीन। क्वेश्चन नंबर 4 है, अदालत में जाते वक्त, वक्त माने समय, अलोपित दीन की हालत कैसी थी। अदालत में जाते समय पंडित अलोपित दीन की हालत माने दशा कैसी थी। तो देखिए उनकी हालत दशा कैसी थी। अदालत में जाते समय पंडित अलोपित दीन, अदालत में जाते समय पंडित अलोपित दीन हाथों में हथकड़ियां डाले, चारों ओर कातर नजरों से देख रहे। कातर माने दुखी, कातर माने दुखी नजरों से देख रहे थे। वे अभियुक्त थे। अभियुक्त माने होता है मुलजिम, गुनाह करने वाला। वे अभियुक्त थे। उनके साथ कांस्टेबल थे। हृदय में ग्लानि थी। ग्लानि माने दुख। सारे शहर में हलचल मच गई थी। फिर से देख लें। अदालत में जाते समय पंडित अलोपित दीन हाथों में हथकड़ियां डाले, चारों ओर
कातर नजरों से, कातर माने दुखी नजरों से देख रहे थे, वे अभियुक्त थे। और कहीं कहीं पे कातर माने आंखों में आंसू भर के भी लिखा होता है कि आंखों में आंसू भर करके चारों तरफ देख रहे थे। वे अभियुक्त थे, वे गुनाह करने वाले थे। उनके साथ कांस्टेबल थे, उनके साथ पुलिस भी थी। हाँ, हृदय में ग्लानि थी, दुख था। सारे शहर में हलचल मच गई थी कि पंडित अलोपीदीन को किसी गुनाह के अंतर्गत कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आइए हम लोग चलते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्नों पर। दीर्घोत्तरी पहला प्रश्न है, ईश्वर निसंतान चाहे रखें पर ऐसी संतान न दें, बूढ़े मुंशी जी ने यह क्यों कहा और किससे कहा? प्रश्न है, ईश्वर निसंतान रखें पर ऐसी संतान न दें, बूढ़े मुंशी जी ने यह वाक्य क्यों कहा और किससे कहा? चलिए इसका जवाब हम लोग देखते हैं। बूढ़े मुंशी जी ने ऐसा इसलिए कहा, बूढ़े मुंशी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वंशीधर ने पंडित अलोपीदीन जैसे रईस व इज्जतदार आदमी को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसलिए बूढ़े मुंशी जी ने कहा कि ऐसी संतान से तो ईश्वर निसंतान ही रखता। देखिए, उस समय का वातावरण है जब पंडित अलोपीदीन मुंशी प्रेमचंद के दरवाजे पर अपने सजीले रथ पर सवार होकर के 2-4 नौकरों का लेकर के पहुंचते हैं। तो उसी समय मुंशी प्रेमचंद इनका लल्लो चप्पो करने के लिए, इनकी प्रशंसा करने के लिए इस प्रकार के शब्द कहते हैं। किससे कहते हैं? पंडित अलोपीदीन से, कि बूढ़े मुंशी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वंशीधर ने पंडित अलोपीदीन जैसे रईस व इज्जतदार आदमी को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसलिए बूढ़े मुंशी जी ने कहा कि ऐसी संतान से तो ईश्वर निसंतान ही रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि मुझे अयोग्य आदमी चाहिए, ऐसा अलोपीदीन ने क्यों कहा? अपने विचार के अनुसार लिखिए। कह रहा है कि पंडित अलोपीदीन ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे एक अयोग्य आदमी चाहिए, अपना विचार लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। पंडित अलोपीदीन कौन? पंडित अलोपीदीन वंशीधर को अपनी समस्त संपत्ति व जायदाद, जितनी भी उनके पास जमीन थी, जायदाद का मैनेजर बनाना चाहते थे, परंतु वंशीधर ने इनकार कर दिया। कहा है कि पंडित अलोपीदीन वंशीधर को अपनी समस्त संपत्ति व जायदाद का मैनेजर बनाना चाहते थे, परंतु वंशीधर ने इनकार कर दिया। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त, वार्षिक वेतन माने होता है 1 साल की सैलरी, 1 साल की तनख्वाह, वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च माने रोज का खर्च अलग से, सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त भी दिया। क्या क्या दिया? 6,000 वार्षिक वेतन, 1 साल में उन्हें 6,000 वेतन दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी, और रोज का खर्च अलग से दिया जाएगा, सवारी के लिए घोड़ा दिया जाएगा और बंगला दिया जाएगा, नौकर चाकर मुफ्त में भी दिए। किंतु वंशीधर ने कहा कि वह इस योग्य नहीं है कि इतनी बड़ी नौकरी कर सके। इस पर पंडित अलोपीदीन ने कहा, मुझे
आप जैसे, मुझे आप जैसे अयोग्य की ही आवश्यकता है। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पंडित अलोपीदीन भली भांति जानते थे कि यह व्यक्ति ईमानदार और कर्तव्य निष्ठ है और यह आसानी से हमारी सारी संपत्ति की जिम्मेदारियों को संभाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलोपीदीन और वंशीधर में से आपको कौन सा पात्र माने व्यक्ति अच्छा लगा और क्यों? ये दोनों बात पूछ रहा है। जो पंडित अलोपीदीन थे और वंशीधर, इन दोनों व्यक्तियों में से किसका चरित्र आपको अच्छा लगा और अच्छा लगा तो क्यों? आप अपने विचार को लिखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर है, पंडित अलोपीदीन और वंशीधर में से मुझे वंशीधर का चरित्र सबसे अच्छा लगा। कह रहे हैं पंडित अलोपीदीन और वंशीधर में से मुझे वंशीधर का चरित्र सबसे अच्छा लगा। क्यों भाई अच्छा लगा? क्योंकि वह रिश्वतखोर नहीं था, ईमानदार था, कर्तव्य निष्ठ था। क्योंकि वह बहुत ही ईमानदार, सच्चा, कर्तव्यपरायण व्यक्ति था। वह सदा भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी का विरोध करता था। ये किसकी विशेषता रही? वंशीधर का। वंशीधर इसीलिए अच्छा लगा, उसने कभी भी रुपयों के लालच नहीं किया और पंडित अलोपीदीन ने उसे रुपयों का लालच देकर खरीदना चाहा, पर वह टस से मस न हुआ। इसलिए वंशीधर का चरित्र हमें क्या हुआ? अच्छा लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। कह रहा है वंशीधर और अलोपीदीन के चार चारित्रिक अंतर बताइए। माने वंशीधर के चारण और अलोपीदीन में कौन कौन से अंतर थे दोनों में। इस प्रकार से आपको 2 कॉलम बना लेना है, एक में वंशीधर, दूसरे में पंडित अलोपीदीन। लिख करके वंशीधर के सामने वंशीधर की विशेषताएं और अलोपीदीन के सामने अलोपीदीन की विशेषताएं लिखना है। पहला है वंशीधर नमक का दरोगा था। वंशीधर क्या था? नमक का दरोगा था। पंडित अलोपीदीन अपने क्षेत्र का अमीर व प्रतिष्ठित व्यक्ति था। दूसरा है ईमानदार, स्वाभिमानी और सच्चा था। वंशीधर कैसा था? ईमानदार था, स्वाभिमानी था और सच्चा था। और इधर पंडित अलोपीदीन पारखी व्यक्ति थे, सत्य को परखने वाले व्यक्ति थे। तीसरा है वंशीधर कर्तव्य का पालन करता था और वहीं पे पंडित अलोपीदीन धन के बल पर संसार की हर वस्तु खरीदने में विश्वास रखता था। वंशीधर कर्तव्य में विश्वास रखता था, लेकिन वहीं पर पंडित अलोपीदीन धन के बल पर संसार की हर वस्तु खरीदने में विश्वास रखता था। नेक्स्ट है आपका वंशीधर अस्पष्टवादी व आत्मविश्वास से भरपूर था। वंशीधर स्पष्टवादी व आत्मविश्वास से भरपूर था। वहीं पे पंडित अलोपीदीन नेताओं की चापलूसी करता था, नेताओं की पैरवी करता था, खुशामद करता था। तो इस प्रकार से दोनों के 4 अंतर दिए गए। अब आ जाते हैं हम लोग आशय स्पष्ट कीजिए। इसको भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है, आशय से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ईमानदारी की नई उमंग थी। क्वेश्चन नंबर 1 है ईमानदारी की नई उमंग थी, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग। इस कथन का यह आशय है कि वंशीधर ने जब वंशीधर ने पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां क्या की? पकड़ ली, जिनमें नमक की तस्करी हो रही थी, नमक को चोरी से ले जाया जा रहा था। तो पंडित जी ने रुपए देकर वंशीधर को खरीदना चाहा, पर वंशीधर ने कर्तव्य का पालन करते हुए उस धन को लेने से मना कर दिया। इस पर पंडित ने कहा कि अभी तुम नए नए दरोगा बने हो, इसलिए नया नया जोश है।
ईमानदारी की नई उमंग थी, इसका भाव ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद, माने पूर्णिमा का चांद आप लोगों ने देखा होगा। जो पूर्णिमा का चांद क्या होता है, पूरा का पूरा दिखाई देता है और दूसरे ही दिन से वो क्या करता है, घटने लगता है। तो उसी प्रकार से मुंशी प्रेमचंद ने पूर्णमासी के चांद से तुलना तनख्वाह की किया, सैलरी की किया कि एक दिन तो पूरा पूरा दिखाई देता है, लेकिन दूसरे दिन से वो क्या होता है, जैसे पूर्णिमा का चांद दूसरे दिन से घटने लगता है, ठीक उसी प्रकार से दूसरे दिन से जो तनख्वाह मिली होती है, जो सैलरी मिली होती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो देखिए इसका उत्तर। इस कथन का यह आशय है कि जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद 15 दिन बाद ही दिखाई देता है, जिस प्रकार से पूर्णमासी का चांद 15 दिन के बाद दिखाई देता है, फिर 15 दिन के लिए गायब हो जाता है, फिर क्या होता है, 15 दिन के लिए गायब हो जाता है। उसी प्रकार मासिक आय, महीने की तनख्वाह भी महीने में ही मिलती है और फिर पूरे महीने इंतजार करना पड़ता है। इसके विपरीत ऊपरी आमदनी तो बहता हुआ स्रोत है, जिससे जो पूरे महीने प्राप्त होती रहती है, पूरे महीने प्राप्त होती रहती है। तो इस प्रकार से आपको ये लिखित क्वेश्चन में लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी अपनी फेयर नोटबुक पे आपको नोट कर लेना है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव कक्षा 7 के लिए पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला हिंदी विषय का वीडियो पाठ नंबर 8 में जो भाषा की बात के प्रश्न थे, जिसमें आपका समास, संधि और वाक्य प्रयोग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वाक्यों में शब्दों का प्रयोग, समास, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग संधि के बारे में जानेंगे। संधि के कितने प्रकार हैं, कौन कौन सी संधियां आपके सिलेबस में हैं और संधि के क्या क्या नियम हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना है संधि शब्द की मीनिंग होती क्या है, संधि मीन्स होता क्या है। इसके बाद संधि के प्रकार, फिर संधियों की परिभाषा, इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि शब्द का मतलब होता है मेल। संधि का मतलब क्या होता है, मेल। संधि माने जुटना या मिलना, चाहे शब्द मिल रहे हो, चाहे व्यक्ति मिल रहे हो, अगर वो आपस में मिल रहे हैं, आपस में मित्रता कर रहे हैं, तो वहां पर संधि होती है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि प्राचीन समय में एक राजा दूसरे राजा से क्या करता था, संधि कर लेता था, मेल कर लेता था, युद्ध नहीं करता था। तो वही बात संधि यहाँ शब्दों में होती है। दो शब्द आपस में क्या करते हैं, स्वर और व्यंजन आपस में मिल जाते हैं, मिल करके एक नए शब्द की रचना कर देते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार मुख्य रूप से हैं। नंबर 1 है स्वर संधि, नंबर 2 है व्यंजन संधि और नंबर 3 है विसर्ग संधि। लेकिन आपको पढ़ना ओनली है स्वर संधि, और स्वर संधि के कुल 5 भेद हैं, 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं सुन लो। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद, 3 भेद। स्वर संधि की परिभाषा है दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से, इसमें व्यंजन का कोई रोल नहीं है, दो स्वरों के मेल से शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यह 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। और एक बात इसके साथ साथ आप सुन लो, जो आपके टेक्स्ट बुक में प्रश्न नंबर 6 है, जो स्वर संधि दी गई, वो तो आपको उतना टेक्स्ट बुक में लिखना ही है, और
इसको जो मैंने अभी बता रहा हूँ, ये वीडियो दे रहा हूँ, इसको आपको जहाँ पे अपनी फेयर नोटबुक में समास नोट करोगे वहीं पर इसको भी नोट कर लेना है। स्वर संधि, स्वर संधि के प्रकार और जितने उदाहरण दिए जा रहे हैं उनको भी फेयर नोटबुक पे आपको नोट करना है। बाकी टेक्स्ट बुक में आप स्वयं कर लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, उसमें 2-3 ही हैं। बाकी ये सारे उदाहरण आप कर लोगे एक बार तो आपको स्वर संधि और स्वर संधि के अंतर्गत जो यण स्वर संधि आपके सिलेबस में यहाँ है उसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक, तो आगे चलते हैं हम लोग कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। नंबर 1 है दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 है गुण स्वर संधि, नंबर 3 है वृद्ध स्वर संधि और नंबर 4 है यण संधि और नंबर 5 है अयादि संधि। दीर्घ संधि के नियम हैं अ प्लस अ बराबर आ होता है, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ। इस प्रकार से इसके नियम चलते हैं। गुण स्वर संधि ए और ओ की गुण स्वर संधि की जाती है और वृद्ध संधि आय और औ की होती है। यण संधि इक के स्थान पर अगर कोई यण आता है तो वहां पर यण संधि होती है। अयाद संधि कहती है यदि अ या अ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उसके स्थान पर अ आ जाएगा। इस प्रकार के इसके नियम हैं। लेकिन आपको पढ़ना कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। ओनली कौन सी संधि पढ़ना है? यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि के हम लोग उदाहरण कुछ देखते हैं जिससे कि आसानी से आप समझ जाओगे। यण स्वर संधि कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। इसके नियम हैं, नियम पहले सुन लो। यण स्वर संधि कहती है यदि ई के बाद, यदि ई के बाद अ आता है, ई के बाद अ आता है, ई और अ दोनों के स्थान पर हम यह आदेश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यह आदेश करते हैं। और यह आदेश होने के लिए एक शर्त होती है। वो शर्त क्या है? उच्चारण स्थान अ से लेकर के ज्ञ तक के वर्णों को मुख के किन किन भागों से बोला जाता है, जो वर्ण मुख के एक भाग से निकलते होंगे उनको एक साथ रखा जाएगा। जैसे ई और अ दोनों के स्थान पे हमें क्या रखना है? यह रखना है। तो यदि यण संधि कहती है यदि ई के बाद कोई असमान स्वर, ई के बाद अगर ई आता तो वहां क्या हो जाता? बड़ी दीर्घ स्वर संधि हो जाती। लेकिन ई के बाद असमान स्वर आया है, ई के समान स्वर कोई नहीं आया है। असमान स्वर क्या है? आया है। ई प्लस अ बराबर यह, इसलिए ई के स्थान पर हमारा यह आदेश हो जाएगा और आपका संधि युक्त पद जब बनेगा तो हो जाएगा यद्यपि। क्या होगा? यद्यपि। और जब इसको विग्रह करोगे तो फिर वही पुनः पुरानी स्थिति में पहुंचेगा, यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि। दूसरा उदाहरण देखिए, अत्यंत है। क्या दिया गया है? अत्यंत। अत्यंत का जब हम विग्रह करते हैं तो होता अति प्लस अंत, अति प्लस अंत। अति में ई देख रहे हो आप, ई दिखाई दे रहा है, त के ऊपर छोटी की मात्रा लगी हुई है। इसके बाद हमारा अ आता है। क्या आता है? अ आता है। इसलिए इस ई के स्थान पर, इस ई के स्थान पर हम क्या रख देंगे? यह रख देंगे। और यह रखेंगे तो हमारा रूप बन जाएगा अत्यंत। और आप वर्ण विच्छेद करते समय आपने देखा था जिन व्यंजनों के साथ कोई स्वर नहीं होता वह व्यंजन आधा हो जाता है। तो यही स्थिति यहाँ पे हुई। अति पे त के ऊपर छोटी की मात्रा थी और इस छोटी ई की मात्रा के जगह पर हमारा आदेश क्या हो गया? यह हो गया और त फिर पुनः आधा हो गया। इसको जब हम मिला देते हैं अत्यंत बन जाता है। क्या बनता है? अत्यंत बन जाता है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, अत्याचार। जब इसका हम विग्रह करते हैं, अत्याचार का अति प्लस आचार, अति प्लस आचार। यहाँ पे
त के ऊपर छोटी की मात्रा है, इसके बाद आ आया है, इसके बाद आया है और यण संधि की शर्त है। यदि इक के बाद कोई असमान स्वर आया होगा तो इस इक के स्थान पर यण आदेश होगा। यण आदेश मतलब य व र ल में से कोई एक वर्ण यहाँ पे आ जाएगा। और कौन सा वर्ण आएगा? जो उच्चारण स्थान में इससे मिलता रहेगा। तो देखिए, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार दिया गया है। तो यहाँ पे ई है, ई के बाद क्या है? आया है। त के ऊपर छोटी की मात्रा प्लस आया है। यहाँ जो दिख रहा है ई प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा? या। दोनों के स्थान पे हम क्या रख देंगे? या रख देंगे। और जब इसको मिलाएंगे हमारा रूप बनेगा अत्याचार। क्या बनेगा? अत्याचार बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्याप्त। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे व्याप्त संधि युक्त शब्द है। कैसा शब्द है? संधि युक्त शब्द है व्याप्त। लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार की हमें मात्रा नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जब इसका विग्रह करेंगे तब विग्रह होगा वी प्लस आप्त, वी प्लस आप्त। तो देखिए यहाँ पे ई की मात्रा लगी हुई है वह के ऊपर, इसके बाद आ आया है, इसके बाद आ आया है। तो ई की जगह पर और आ की जगह पर दोनों का स्थान क्या लेगा? या ले लेगा। और तब यह वह आपका आधा हो जाएगा। वह क्या होगा? आधा हो जाएगा। और यह आ की मात्रा य के साथ लग जाएगी। तब संयुक्त जो संधि युक्त शब्द बनेगा क्या बनेगा? व्याप्त। क्या होगा? व्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नद्यार्पण। नद्यार्पण, तो इसका जब विच्छेद करेंगे नदी प्लस अर्पण, नदी प्लस अर्पण। यहाँ देख रहे हैं द के ऊपर बड़ी की मात्रा लगी हुई है। चाहे बड़ी की मात्रा हो चाहे छोटी की मात्रा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? उसके बाद यदि कोई ई के विपरीत असमान स्वर आया हो, ई के बाद उ आया हो, ई के बाद आ आया हो, ई के बाद ए आया हो, तब यण संधि कहती है कि ई के बाद कोई असमान स्वर जब आएगा तो ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा और उ के स्थान पर यू आदेश किया जाएगा। इस प्रकार के इसमें नियम दिए गए। देखिए, नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण। नदी की बड़ी प्लस अ दोनों को मिलाया, क्या बना? य। और य को जब हम यहाँ पे मिला देते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं नदी का जब ई निकल जाता है तो द हमारा आधा हो जाता है। और जब द आधा हो जाता है और द को य में जब हम मिला देते हैं, नद्यार्पण रूप संधिका बनके तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है देवी प्लस अर्पण। इसका भी उसी प्रकार से चल रहा है, देव्य अर्पण। नेक्स्ट है ऊपर प्लस उक्त, यही चेंज हो गया, ऊपर प्लस युक्त। यहाँ पे ई था, र के ऊपर ई की तो मात्रा लगी है, प्लस उ आ गया है। अब दोनों के स्थान पर हमें ये देखना है कि कौन सा व्यंजन वर्ण हमें रखना होगा। ई प्लस उ, ई प्लस उ। ई के स्थान पे हमें तो क्या रखना था? यह तो रखना ही था। अब उसके साथ साथ उ को भी हमें प्रयोग में लाना होगा। तब ई के स्थान पर यह रखेंगे और उ सीधा उसके नीचे मात्रा य के लग जाएगी। क्या बन जाएगा? यू। क्या बनेगा? यू। नेक्स्ट है प्रतिधन उत्तर। क्या है? प्रतिधन उत्तर। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है प्रतिधन उत्तर का संधि कीजिए। तब देखिए, प्रति में ई लगा हुआ है, इसके बाद उ आया है। प्रति में ई लगा हुआ है त के ऊपर, इसके बाद उ आया है। तो ई प्लस उ, ई प्लस उ।
तब क्या बन जाएगा रूप आपका? ई के स्थान पर य और ऊ की मात्रा जो है य के नीचे लग जाएगी तो बन जाएगा यू। तो जब इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा प्रत्युत्तर। क्या बनेगा? प्रत्युत्तर। नेक्स्ट देखिए, वी प्लस ऊह, वी प्लस ऊह, वही नियम चल रहा है। ई के बाद ऊ आया है तो ई के स्थान पर य और ऊ के स्थान पे बड़ा ऊ लग जाता है, यू बनता है। और फिर है नी प्लस ऊ, न्यून, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, देख रहे हैं प्रति प्लस एक। ई के बाद ए आया है, ई के बाद ए आया है तो ई के स्थान पे हमारा यह तो लगना ही था और यह ए आया है, ए की मात्रा ए के ऊपर लग जाएगी तो बनेगा क्या? प्रति धन ए बराबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट है अधि प्लस एसड़ा, अधि प्लस एसड़ा। अधि के ध के ऊपर छोटी की मात्रा है, इसके बाद ए शब्द आया है, ए वर्ण आया है। ए वर्ण जो आया है, इस ए वर्ण की जगह पे हमें क्या रखना है वो ध्यान में रखना है, क्योंकि पहले से ही निर्धारित है ई के स्थान पर क्या रखना है? य, और ए की मात्रा य के ऊपर लग जाएगी तो बनेगा क्या? ए। नेक्स्ट देखिए, देवी प्लस ऐश्वर्य, दैव ऐश्वर्य, सेम वही कंडीशन। उसी प्रकार से आपका जो टेक्स्ट बुक में संधि से रिलेटेड बातें दी गई हैं, इसको करने के बाद बहुत आसानी से जो इस संधि के 3-4 उदाहरण दिए हैं, आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। तो आइए इनको भी हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है, जब पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर, जब पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर मिलने से जो परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि की परिभाषा यहाँ बताई गई, जब पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर मिलने से परिवर्तन होता है, जो शब्द में परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि की खास विशेषता यह है, यह सिर्फ स्वरों के मध्य होती है, इसमें व्यंजन और विसर्ग का कोई रोल नहीं होता। सिर्फ ये मेल किससे खाते हैं? स्वरों से ही मिलते हैं, व्यंजन से इनका कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, जो स्वर संधि के अंतर्गत आप लोगों के सिलेबस में यण स्वर संधि है, उसके लिए नियम दिया गया है, ई छोटी हो या ई बड़ी हो। अगर इसके बाद ई छोटी हो या बड़ी हो, ई के बाद अगर आ रहा है, ई के बाद यदि आ रहा है तो दोनों के स्थान पर हमारा य हो जाता है। क्या होता है? य। दूसरा नियम, ई छोटी हो या ई बड़ी हो, प्लस अ के बाद आ गया हो। क्या आ गया हो? आ, तो दोनों के स्थान पर या होता है। क्या होता है? या होता है। नेक्स्ट नियम है, ई छोटी हो या बड़ी हो, उसके बाद यदि ऊ आ रहा है तो ई के स्थान पर तो हमारा यह होना ही था और उसके साथ ऊ की मात्रा लग जाएगी तो क्या बन गया? यू बन जाएगा। फिर नेक्स्ट उसी प्रकार से बड़ा ऊ लग जाएगा तो यण स्वर संधि कहती है, इकः स्थाने यण स्यात्। इसका नियम है, इक के स्थान पर यण आदेश होता है। इक के स्थान पर कौन सा आदेश होता है? यण आदेश होता है। यण प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, य, व, र, ल। तो उसमें ये देखा जाता है, कंडीशन के आधार पर जो वर्ण उससे मिलता रहेगा वही इन चारों वर्णों में से आदेश किया जाएगा। तो इतना डिटेल आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपके सिलेबस में यण संधि के जो उदाहरण दिए गए हैं उनको ही समझ लेना है। तो देखिए, दिए गए शब्दों की संधि कीजिए, दिए गए शब्दों की संधि कीजिए। पहला दिया गया है ऊपर प्लस उक्त, ऊपर प्लस उक्त। यहाँ पे किसी भी प्रकार की यण संधि का हमें बोध नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि र के अंतर्गत हमारा स्वर असन्निहित है और यण स्वर संधि की शर्त थी
कि यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आता है, ई के बाद कोई असमान स्वर, ई के बाद या आ या ऐ या ऐ आते हैं, तब जाकर के परिवर्तन होगा, वरना परिवर्तन नहीं होगा। ऊपर प्लस उक्त। तो यहाँ पे हमारा देख रहे हैं अ के बाद क्या आया, ऊ आया है। अ के बाद क्या आ गया है, ऊ आ गया है। तो इनको जब हम संयुक्त करते हैं, मिलाते हैं, तो हमारा रूप बन जाता है ऊपर युक्त। क्या बनेगा रूप, ऊपर युक्त, ऊपर युक्त बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार। यहाँ पे अति की त जो है उसके ऊपर ई की मात्रा लगी है, कौन सी है, छोटी ई है, और छोटी ई के बाद हमारा आ आया है। नियम के अनुसार हम देखते हैं, ये नियम, ई के बाद अगर आ आता है तो दोनों के स्थान पर हमारा आदेश क्या होगा, या वर्ण आदेश हो जाएगा। यहाँ छोटी ई, इसके बाद यहाँ आ आया, तो हमारा यहाँ पे या आदेश हो गया। और जैसे ही त के ऊपर से छोटी ई की मात्रा हटा ली जाती है, वैसे ही त वर्ण हमारा आधा हो जाता है। और त वर्ण जब आधा होता है, जब उसको हम संयुक्त करते हैं, मिलाते हैं, तो अत्याचार बन जाता है। क्या बनता है, अत्याचार बन जाता है। नेक्स्ट है यद्यपि। यद्यपि आपका संधि युक्त शब्द है। यद्यपि आपका कैसा शब्द है, संधि युक्त शब्द है। और हमको ये पता है कि इन शब्द में यण स्वर संधि है। कौन सी संधि, यण स्वर संधि है। और नियम के अनुसार हम चलेंगे, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, यदि के द के ऊपर जो ई की मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा लगी है, उसके बाद हमारा अ आया है, तो हम देखते हैं ई के स्थान पर, ई के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो जैसे ही द के ऊपर से ई की मात्रा हटेगी और द वर्ण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। द वर्ण जैसे ही आधा होगा और जब इसको हम संयुक्त करेंगे तो रूप बन जाएगा यद्यपि। क्या बनेगा, यद्यपि रूप हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इति प्लस आदि, रूप बना हुआ है संधियुक्त शब्द क्या है, इत्यादि। क्या है, इत्यादि। अब आपको ये नहीं पता चल रहा है ई की मात्रा गई कहाँ, नियम आप देखें ऊपर, उसको पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। इति प्लस आदि, यहाँ पे इति का जो त है, त के ऊपर छोटी ई की मात्रा है, और जैसे ही छोटी ई की मात्रा हम हटाएंगे तो यह त वर्ण हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। वर्ण विच्छेद में आपने पढ़ा होगा, जैसे ही व्यंजन वर्ण से स्वर को हटाते हैं तो व्यंजन वर्ण सीधा सीधा आधा हो जाता है। वही रूल्स यहाँ भी चल रहा है। इति प्लस आदि, इति के त के ऊपर जो ई की मात्रा लगी हुई है उसको जब हम हटा देते हैं और उसके स्थान पर, ई के स्थान पर क्या रखते हैं, यह रखते हैं, और यह रख देते हैं। और यह रखने के बाद हमारे पास इत बचता है, ई और आधा त, और यह आधा त और ई आधा त, और यह जब मिलाते हैं तो रूप बन जाता है इत्यादि। क्या रूप बनता है, इत्यादि। तो इस प्रकार से आपकी यह यण स्वर संधि रही। यण स्वर संधि के जो कुछ नियम, पहले मैंने उनकी परिभाषा और नियम बताया है, उनको आप समास जहां लिखेंगे फेयर नोटबुक में, वहीं पे यण स्वर संधि के बारे में जो उदाहरण और परिभाषाएं बताई गई वहां लिख लेंगे, और टेक्स्ट बुक के ऊपर ये चारों उदाहरण लिख करके इन नियम को एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो सारे की सारे इन नियमों के बारे में आपको सही से जानकारी हो जाएगी। तत्पुरुष समास कहते हैं। ये परिभाषा तत्पुरुष समास की है, जिस समास का दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास की परिभाषा पढ़ा, पहला पद अव्यय होगा या पहला पद उपसर्ग होगा, वहां अव्ययी भाव समास होगा, ठीक। लेकिन तत्पुरुष समास क्या कहता है, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होगा वहां पे तत्पुरुष समास होगा। तो उदाहरण के लिए कुछ दिए गए हैं,
समास की मुख्य पहचान है, इस समास की मुख्य पहचान है कि समास का विग्रह करने पर मध्य में कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है और समस्त पद बनने हेतु कारक विभक्ति का लोप किया जाता है। तत्पुरुष समास की खास विशेषता यह है कि जब भी इसका विग्रह किया जाता है, समस्त पद का विग्रह किया जाता है, जो कारक चिन्ह छिपे होते हैं उन कारक चिन्हों को प्रकट कर दिया जाता है, उन कारक चिन्हों को प्रकट कर दिया जाता है। और फिर जब समस्त पद बनता है तो कारक चिन्ह क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं। तो इसको आपको अलग से अपने नोटबुक पे इसको नोट करना है। तो उदाहरण कुछ दिए गए हैं, आप देख लें। समस्त पद दिया गया है, विग्रह दिया गया। समस्त पद पहले देखेंगे। समस्त पद है देशगत। देशगत आपका समस्त पद है, इसमें किसी भी प्रकार का कारक चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे तो कारक चिन्हों को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रकट कर देना पड़ेगा, क्योंकि तत्पुरुष समास पहले से ही कहता है कि जो कारक चिन्ह छिपे हुए हैं विग्रह करते समय हमें उन्हें क्या करना है, प्रकट कर देना है। देशगत, तो इसका विग्रह होगा देश को गत। यहाँ पे को जो है कारक चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को, कारक चिन्ह आपके टेक्स्ट बुक में होगा और उनको पढ़ लेने का आप। तो यहाँ पे को कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह क्या हो गया, प्रकट हो गया। नेक्स्ट है हस्तलिखित, हाथ से लिखित। हाथ से लिखित से क्या है, आपका कारक है। हाथ से लिखित कारक है, कर्ण कारक का चिन्ह है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह के लिए आपका कारक चिन्ह है, प्रकट कर दिया गया। गुणहीन, गुण से हीन। सेना नायक, सेना का नायक। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। वनवास, वन में वास। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। नेक्स्ट है आप बीती, आप पर। बीती पर क्या है, कारक चिन्ह है, ये प्रकट कर दिया, लेकिन समस्त पद में दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तत्पुरुष समास के नियमानुसार इन कारक चिन्हों को हमें प्रकट करना पड़ता है। राजनीतिज्ञ, राजनीति का ज्ञाता। जन प्रिय, जन को प्रिय को क्या है, कारक है। तो इस प्रकार से जो 5-7 उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों को आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लेंगे। इसके बाद जो टेक्स्ट बुक के आपके समास हैं, इनके करने के बाद उनको बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। उसके लिए आप किसी अलग से और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिए गए सामासिक शब्दों का समास विग्रह कीजिए। दिए गए सामासिक शब्दों का समास विग्रह, ये समस्त पद है आपका, जो सामासिक है इसी को समस्त पद कहा जाता है। समस्त पद का क्या करना है, हमें विग्रह करना है। आपने नियम पढ़ लिया और नियम पढ़ने के बाद आपने देखा धर्म में परायणता, धर्म परायण था, इसमें हम कारक को प्रकट करेंगे तो होगा धर्म में परायणता। नेक्स्ट है विचारहीनता, विचारों से हीन, विचारों से हीनता। नेक्स्ट है धर्मनिष्ठ, धर्म में निष्ठ में कारक चिन्ह है। कर्तव्य परायण, कर्तव्य में परायणता। तो इस प्रकार से आपका ये समास विग्रह रहा। ये तत्पुरुष समास आपके सिलेबस में, तत्पुरुष समास का जो वीडियो है उसको आप अपने टेक्स्ट बुक में नोट करेंगे, ये टेक्स्ट बुक में लिखना है। इसके बाद जो इसके पहले वाला वीडियो था उसमें आपको जो तत्पुरुष समास की परिभाषा और कुछ उदाहरण बताए गए, नमक का दरोगा नामक पाठ के मौखिक लिखित प्रश्नों के कंप्लीट हो जाने के बाद हेडिंग डालेंगे समास, और समास हेडिंग डाल करके उसको वहां पे लिख देंगे। और संधि के लिए भी एक वीडियो में अलग से भी डालूंगा, तो उसके लिए भी आपको नोटबुक पे उसको नोट करना होगा, तब जाकर के टेक्स्ट बुक में जो संधि और समास दिए हैं उसको आप आसानी से कर सकोगे, वरना गलत हो जाएगा, आप सही से समझ नहीं पाओगे। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको संधि के बारे में